हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपना क्लास 9th का चैप्टर 1, जिसका नाम है दो बेलों की कथा। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि जो आप सब का जो क्लास 9th का बहुत सारा किताब और बहुत सारा सिलेबस जो है चेंज हुआ है, और आप सभी को पता होगा। अगर नहीं पता तो अभी बता देता हूँ कि हिंदी का भी चेंज हुआ है, इंग्लिश का भी चेंज हुआ है, मैथ में भी चेंज हुआ है, कुछ कुछ नए टॉपिक ऐड किए गए हैं, और साइंस में बहुत सारे टॉपिक 10th वाले इसमें ऐड किए गए हैं। तो अभी आपका जो 9th वाला सिलेबस पूरा पूरी चेंज कर दिया गया है। आपके नए किताब जो भी वो आ चुके हैं एनसीईआरटी में, और अभी तक अगर आपको स्कूल द्वारा नहीं दिया गया है और मार्केट में नहीं आए हैं तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे। और अभी तब तक के लिए आप सब ऑनलाइन से एनसीईआरटी के वेबसाइट में जाके आप सब उसको डाउनलोड कर लेंगे पीडीएफ में, ठीक है। तो ये देखिए, आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ेंगे अपना हिंदी का नया किताब जो कि है गंगा। इससे पहले क्या था? इससे पहले आपका क्षितिज था और कृतिका था, दो किताब होती थी। अभी आपका एक ही किताब है जो है गंगा, ये जो नया वाला किताब है। और बात यह है कि जो पहले क्षितिज में जो अलग था, जिसमें कहानी मिलती थी गद्यखंड और काव्यखंड, और कृतिका थी एक जो उसमें 3 चैप्टर ही थे मात्र। टोटल 13 और 3 16 चैप्टर थे, लेकिन अभी जो है उसको घटाकर मात्र गंगा में 12 चैप्टर ही कर दिए हैं, ठीक है। और जो गद्यखंड है और काव्यखंड है, ठीक है, एक ही किताब आपको पढ़ना है, सिर्फ गंगा जो आपका नया किताब है। अगर आपके पास किताब है तो आप सब किताब खोल के बैठेंगे, और अगर किताब नहीं है तो शांत से आप अपने जिसमें भी देख रहे हैं आप इस वीडियो को, चाहे फ़ोन और चाहे लैपटॉप, चाहे जिसमें भी देख रहे हैं, आप उसको आराम से खोल के अच्छे से बैठेंगे और ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। अगर आप ध्यान लगा के सुनते हैं तो आप सबको एक बार में समझ आएगा, और अगर आप एक बार स्टोरी समझ गए तो उसका क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आप आराम से ईजिली अपने से बना सकते हैं। तो हम लोग कैसे पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, उसके बाद अगर हम लोग के पास समय होगा तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, नहीं तो फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर के लिए एक अलग से क्लास लाएंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, हमें पढ़ना है दो बेलों की कथा, हमारी पहली चैप्टर, ठीक है। इससे पहले जो आपका क्षितिज कृतिका था उसमें भी ये चैप्टर था और इसमें भी है। तो ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग देखते हैं इसको लिखा किसने है। सबसे पहले देखिए, ये पढ़ना ज़रूरी है क्योंकि ये हमें से पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ देगा कि जो दो बेलों की कथा है उसका लेखक कौन है, ठीक है। तो लेखक के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए, लेखक जो है इनके प्रेमचंद, इनको प्यार से हम लोग मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, ठीक है। प्रेमचंद का जन्म 1880 में लम्ही, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। तो देखो उनका नाम क्या है, मूल नाम क्या था? पहले यहाँ देखो 2-3 क्वेश्चन बन रहा है कि उनका जन्म 1880 में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी में और उत्तर प्रदेश, ठीक। वाराणसी कहाँ है? बनारस जिसको बोलते हैं अभी, बनारस उत्तर प्रदेश में। उनका मूल नाम था धनपत राय। तो दो चीज़ इसमें आपको याद रखना है। पहली बात तो उनका जन्म हुआ था वाराणसी में, और दूसरा उनका मूल नाम था धनपत राय, ठीक है। और उन्होंने क्या था, वो एक सरकारी विभाग में काम करते थे। फिर वो क्या किए कि जब असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था, तो उस समय इन्होंने अपना सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और असहयोग आंदोलन में जुड़ गए, और फिर ये अपना लेखन का ही कार्य करने लगे, ठीक है। आगे देखते हैं। तो प्रेमचंद की कहानियाँ, तो प्रेमचंद की कहानियाँ कौन कौन सी है? तो जो प्रेमचंद की कहानियाँ, एक है प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। जैसे कौन कौन से? तो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब उनके 8 भाग हैं मानसरोवर के, ठीक है। ये प्रेमचंद के ही लिखे हुए हैं। ऐसे देखिए, उतना दिमाग नहीं लगाना है, बस थोड़ा थोड़ा देख लेना है कि ये सब जो है गबन, कर्मभूमि, गोदान, अगर आप सबको अपने सिलेबस से अगर फुर्सत मिले तो आप इस सब को पढ़ सकते हैं। बहुत ही अच्छी किताब है जो आपको बहुत ही अच्छी समझ देगी, ठीक है। आगे, उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी पत्रिका का संपादन भी किया था। पत्रिका मतलब जैसे कि अभी हम लोग मैगजीन पढ़ते हैं, अभी हम लोग न्यूज़ रील्स भी देख लेते हैं, लेकिन उस समय पहले के टाइम पे लोग पत्रिका पढ़ा करते थे, तो पत्रिका निकाली जाती थी। उन्होंने जिस गांव और जिस शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उसके कथा साहित्य में मिलती है। किसान, मजदूर, दलित, स्त्री, स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। तो देखिए,
उनका जो भी लेखन कला है, जो भी उन्होंने लिखा है, उसमें क्या मिलता है, उसमें देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ वो रहे, जैसे गांव में रहे तो उस हिसाब का जहाँ वो जिए, जो उन्होंने देखा वही सब उन्होंने वहाँ पे लिखा अपने साहित्य में। ठीक है, अपने किताबों में, अपने जो लेखन है उसमें उन्होंने वही सब लिखा। और लिखा किसके किसके बारे में, तो किसानों के बारे में, मज़दूरों के बारे में, दलित के बारे में, स्त्री के बारे में, स्वाधीनता आंदोलन के बारे में, जैसे असहयोग आंदोलन के बारे में। ठीक है, उसके बाद प्रेमचंद की कथा साहित्य में मनुष्य ही नहीं, तो देखिए प्रेमचंद की कथा साहित्य जो है उसमें सिर्फ मनुष्य ही नहीं, उसमें पशु पक्षी को भी आत्मीयता मिली। फिर उनकी भाषा सरल, जीवंत एवं मुहावरेदार है तथा लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कुशलतापूर्वक किया। और सन 1936 में प्रेमचंद का निधन हो गया। तो देखिए उनका जो लिखने का जो तरीका था और लिखने में जो क्या उन्होंने किन के बारे में लिखा, तो इसमें बोल रहे हैं कि सिर्फ मनुष्य के बारे में ही उन्होंने नहीं लिखा। लिखा किसके बारे में, पशु के बारे में, पक्षियों के बारे में। और उनके लिखने का जो तरीका था, उनका लिखने का जो भाषा था वो बहुत ही सरल था और मुहावरेदार। मुहावरा पता है ना आप सबको, मुहावरा क्या होता है, जैसे 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरिया रात, वही हो गया ना। जैसे कि अभी हम लोग ईद का चांद होना, ये सब क्या हो गया, मुहावरा। ठीक है, और फिर एक आखिरी बात, 1936 में उनकी निधन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसमें से याद रखने वाला चीज़ क्या क्या था कि दो बेलों की कथा जो है उसका लेखक है प्रेमचंद। उसके बाद दूसरा चीज़ कि उनका जन्म वाराणसी लमही में हुआ था 1880 में। तीसरा बात, उनका मूल नाम धनपत राय था। ठीक, उसके बाद ये जो किताब के नाम अगर आप याद रख सकते हैं तो ये रख लीजिएगा कि जो सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये सब क्या है, उनके लिखे हुए किताब है। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। उसके बाद अब हम लोग आते हैं अपना दो बेलों की कथा में। चलिए अब हम देखते हैं अपनी जो पहली कहानी है उसके बारे में। दो बेलों की कथा, उसका नाम क्या है, दो बेलों की कथा। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि दो बेल हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है, दो बेलों के बारे में कहानी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ है जानवरों में गधा। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, मतलब जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कह देते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। तो देखिए सीधे सीधे यहाँ बात है कि यहाँ पे गधा को बताया गया है एक बहुत ही बुद्धिहीन जानवर। मतलब अगर हम किसी व्यक्ति, किसी आदमी, अगर हम तुमको ही बोलना चाहे कि तुम बेवकूफ़ है, तुमको कुछ आता जाता नहीं है, तो मैं तुम्हें क्या बोलूँगा, मैं सीधे तुम्हें बोल दूँगा भैया तुम गधा है, क्या है, तुम गधे हो। तो मतलब किसी अगर आदमी को हम लोग आखिरी दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहेंगे तो उसको हम लोग क्या कह देते हैं, गधा कह देते हैं। तुम भी कहते होगे अपने दोस्त को, अरे गधा है तुम, ठीक है ना। तो वैसे ही उसके बाद बोला है कि क्या ये सही में वो बेवकूफ़ है, गधा क्या सही में बेवकूफ़ है या फिर उसकी सीधेपन। देखो कोई भोला भाला होता है ना, कुछ बोलता वोलता नहीं है कोई आदमी, भाई बोका है, गधा है, कुछ बोलता वोलता नहीं है, तो क्या वो सही में गधा है या फिर वो नहीं बोल रहा है, सीधा है, इसलिए तुम उसको गधा बोल दे रहे हो। उसकी निरापद सहिष्णुता, मतलब वो कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है इसलिए तुम ऐसे उसको बोल दे रहे हो। तो वही, तो इसका कोई निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि भाई जानवर, गधा से तो हम पूछ नहीं ना सकते हैं कि तुम सही में गधा है, तुम सही में बेवकूफ़ है कि तुम ज़्यादा बनने के चक्कर में है। ठीक है, तो ऐसा है। आगे तो आगे ये है कि गाय सींग मारती है। गाय क्या है, सींग मारती है। गधा तो हो गया, आप चलो गाय के बारे में लिखते हैं। गाय जो है सींग मारती है और ब्याही हुई गाय जो है वो अन्यास ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। मतलब गाय तो सींग मारती है ना, किसको किसको मारी है। और ब्याही हुई गाय, ब्याही मतलब कि जो बच्चा दी है, जो गाय बच्चा दी उसको बोलते हैं ब्याही हुई गाय। ठीक है, तो ब्याही हुई गाय जो अन्यास ही सिंहनी, मतलब ऐसे ही सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। सिंहनी का रूप मतलब बहुत डेंजर हो जाती है। तुम देखना कोई नया नया बच्चा दी है जो गाय, उसके पास तुम जाएगा तो वो लात मार देगी, ठीक है ना, सींग मार देगी, मतलब सीधे एक लात। तो वो हो जाता है कि सिंहनी का रूप धारण कर लेती है। ठीक, उसके बाद कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। देखो भैया कुत्ता को गरीब जानवर बोल दिया, लेकिन आजकल तो कुत्ते को 4 व्हीलर में, फॉर्च्यूनर में बैठा के ले जाया जा रहा है। हमारा नसीब नहीं है वहाँ बैठने का। तो भैया कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध नहीं करते सुना हो, न देखा।
जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास डाल दो, ठीक है, वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुपचाप खा लेगा, ठीक ना। क्योंकि जैसी सड़ी गली जैसे भी खाना डाल दो, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता, देखो बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, लेकिन पर हमने उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक अस्थाई विषाद अस्थाई रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। तो देखो यहाँ बोला है कि भैया कुत्ता भी एक गरीब जानवर है, मतलब गरीब बोले तो बेचारा जानवर है, लेकिन फिर भी कभी कभी कुत्ता भी गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्या भाई, काट लेता है। एक मेरे दोस्त को काट लिया था, ठीक है, तो काट लेता है, वो इंजेक्शन लेना पड़ जाता है उसके लिए। तो अगर आप लोग को भी काट ले तो इंजेक्शन जाके फटाक से ले लेना, सरकारी कोई भी सरकारी हॉस्पिटल होगा वहाँ पे आपको जो रेबीज़ का टीका मिलता है उसको बोलना कि भैया कुत्ते ने मुझे अरे क्या हो गया मेरा गला को, कुत्ते ने काट लिया तो आपको सुई दे देगा, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है कि भैया कुत्ता भी गरीब जानवर है, लेकिन उसको भी कभी कभी गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन ये गधा जो है वो ऐसा है कि उसके साथ तुम कुछ भी कर लो, तुम उसको कैसे भी खाना दे दो, सूखा रूखा, तुम खा लेगा, कुछ मतलब प्रतिक्रिया देगा ही नहीं, ठीक है। उसको ना सुख से मतलब है, ना दुख से मतलब है, ना हानि से मतलब है, ना लाभ से मतलब है, कोई मतलब नहीं, ठीक। उसके आगे बोलता है कि ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं। अब आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त तो नहीं है। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जा रहा। बेचारे शराब पीते हैं, शराब पीते नहीं, ठीक है। अरे क्यों ऐसा हो रहा है। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। क्या है, फिर भी बदनाम है। ये क्या बोल रहा है भाई ये भारतीयों के बारे में। तो ये जो बात बोली जा रही है ना उस टाइम के लिए सही होगा, अभी के लिए तो भैया हमारे सामने कोई बोल सकता है क्या। मतलब भारत के लोग, ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे भारत के लोग नहीं हैं, ठीक है। ये बात उस टाइम के लिए बोला गया है कि भैया देखो भारत के लोग को यहाँ घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो ये नहीं किया जा रहा। तो भारत के लोग भी बहुत सीधे थे उस टाइम, लेकिन अभी तो भाई सबको सीधा कर देता है भारत के लोग। चलो आगे कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान का मिसाल सामने है। एक ही विजय से उसने संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब जापान के बारे में बताया कि भैया एक ही विजय ने, एक विजय उसने एक जीत किया, एक बार जीता तो उसको सारे देश में उसको गण्य मतलब कि अच्छा बना दिया, ठीक है, उसको गिना जाने लगा। जैसे बोलते हैं ना कि बड़े लोगों में गिना जाता है वैसे, ठीक है। लेकिन गधे का एक छोटा भाई भी और भी है भैया, ले गधे का एक छोटा भाई भी है। कौन है, तो गधे का छोटा भाई भी है, उससे कम ही गधा है, मतलब गधे का छोटा भाई उससे थोड़ा सा कम गधा है, और वह है बैल। कौन है भैया, वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। जैसे बैल बुद्धि बोल देते हैं ना भैया, बुड़बक है, मतलब उसको बोल देते हैं हम लोग बैल बुद्धि। जैसे गधा ना बोल के, गधा थोड़ा ऊंचा लेवल का हो गया, उससे छोटा लेवल का बोलने जाएंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं, बैल। तो ये इसीलिए उसको बोलते हैं, यहाँ बोला गया है कि गधा का छोटा भाई बैल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। कभी कभी मारता भी है। क्या है, बैल जो है कभी कभी मारता भी है। कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने को में आता है। मेरे घर में एक बैल है, वो कभी कभी पगला जाता है, क्या पता नहीं। एक दिन तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो इसीलिए बैल से थोड़ा दूर रहिएगा, ठीक ना। तो उसके बाद
और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। मतलब भैया बैल जो है वो संतोष नहीं करेगा, मतलब सह के नहीं रहेगा, बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर तुम उसको मार रहेगा ना तो वो तुमको आंख दिखा देगा, एकदम फुफुआ के दिखा देगा, एकदम सांप जैसा, ठीक ना। वो असंतोष प्रकट कर देता है। गधा को मारो पीटो जो करो चुपचाप है, लेकिन बैल थोड़ा सा प्रतिक्रिया देगा। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है, मतलब बेवकूफ़ी का लेवल पे उसका स्थान जो है थोड़ा सा गधा से नीचा है। झुरी के दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। अब हम लोग का मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है। अभी तक तो एक इंटरव्यू चल रहा था, मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, ट्रेलर चल रहा था। अभी हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होता है मेन कहानी। देखो यहाँ पे एक नाम, तीन नाम आए हैं। एक है झुरी, एक है हीरा और मोती। झुरी के दो बैलों के नाम हीरा और मोती थे, मतलब उनके दो बैल, एक का नाम था हीरा, एक का नाम मोती। ये याद रखना, किसान का नाम था झुरी और उसका दो बैल हीरा मोती। झुरी याद रखना है, ठीक है। दोनों पछाई जाति के थे, मतलब देखो गाय भैंस सबका जाति होता है, तो पछाई जाति का था वो। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, ठीक है। तो चौकस मतलब कि जो ज़्यादा चौकन्ना रहता वैसा, वो होशियार। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था, मतलब दोनों साथ रहते थे तो भाईचारा हो गया था। आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। मूक भाषा मतलब अपने जानवरों का अपना बोल चाल करने का उन लोग का भाषा होगा ना जी, वो लोग अपने भाषा में बात करता है तो उसको बोलते हैं मूक भाषा। जो बोल नहीं सकता हम लोग जैसा, तो उसको बोलते हैं मूक। मूक जानवर भी बोलते हैं कि जो बोल नहीं सकता, ठीक है। तो वो लोग अपना भाषा में विचार विनिमय मतलब बातचीत करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों की चेष्टा का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। मतलब हम लोग जो सोचते हैं कि भाई सबसे ऊंचा है और हम लोग उसके बारे में नहीं जानते कि वो लोग कैसे एक दूसरे की बात समझ जाता है। दोनों एक दूसरे को चाट कर सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे। सींग मिला लेना मतलब कभी कभी थोड़ा थोड़ा लड़ भी लेता था, जैसे दोनों मज़े मज़े में, जैसे कि हम लोग भी दोस्त होता है तो मारा पिटी जब तक नहीं होगा भैया तब तक अच्छी दोस्ती नहीं है। विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। विनोद मतलब कि अच्छा आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसा दोस्त में घनिष्ठता होता है ढोल धप्पा होने लगता है। जैसे भाई गहरा मित्र होता है ना तो ले दनादन चलते रहता है, ठीक है। कौन कौन ले दनादन स्कूल में कर रहा है, ठीक है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है। जब तक ये मारपीट ना हो तब तक दोस्ती पक्की नहीं मानी जाती है, हम लोग खास करके लड़कों में, ठीक है। उसके बाद जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जाता, देखो क्या है कि अगर हम लोग मारपीट नहीं कर रहे हैं, एकदम मिलजुल के नहीं है, तो लगता है कि भैया वो अच्छा दोस्त नहीं है, उस पर हम लोग उतना विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा दोस्त जिसको हम लोग दो चार लगा भी दें और वो कुछ ना बोले, वो भी बदले में दो चार लगा दे, तो फिर वो बढ़िया दोस्त है, ठीक ना। ऐसे जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद, खली और भूसा जो डालता है ना, खली और भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब कि जब ये लोग को जोता जाता है, मतलब कि जब खेत में जोतते थे या गाड़ी में लगाया जाता था, बैलगाड़ी पता है ना, बैलगाड़ी में दो बैलों को लगाया जाता, तो हर एक दूसरे के बारे में सोचता था कि भैया उसको ज़्यादा कष्ट ना हो, उसको ज़्यादा काम ना करना पड़े, इसीलिए वो अपने आप से ज़्यादा मेहनत करता था। मतलब बहुत बढ़िया भाईचारा था उन लोग के बीच में, बहुत अच्छा दोस्त था, ठीक है। उसके बाद जब वो लोग खाते भी एक साथ, जब थक जाते तो एक दूसरे को चाट चूट के फिर वो लोग का थकान मिटा लिया करते थे, ठीक है। और जब खाने को मिलता था तो दोनों साथ में खाते थे। और अगर एक उस जो देखो खाने के लिए एक बक्सा टाइप से होता है ना, एक वो लोग को जगह होता है खाने के लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं मांद, ठीक है। तो वहाँ पे खाना डाला जाता है। अगर एक वहाँ से मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लिया करता था, ठीक है, ऐसे। उसके बाद
संयोग की बात, झुरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। झुरी ने एक बार क्या बोलता है कि गोई को ससुराल भेज दिया, मतलब दोनों को ससुराल भेज दिया। गोई जो झुरी का ससुराल था वहाँ पे भेज दिया, कुछ काम होगा भाई, उसका साले ने डिमांड किया होगा कि दीजिए हम अपना खेत जोतेंगे, तो इसलिए झुरी ने क्या हुआ, दोनों को ससुराल भेज दिया। बेलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे गए हैं, तो बेलों को ये थोड़े पता चला कि भैया वो क्यों भेज रहा है और किसको कहाँ पे भेज रहा है। समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगे या बुरा कौन जाने, पर झुरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब बेलों को लगा कि मालिक ने हमको बेच दिया है, लेकिन वो अपने ससुराल उन लोग को भेज रहा था। बेलों को थोड़ी पता कि कैसे पता चलेगा वो लोग कि हम बेचा जा रहा है या कोई ले जा रहा है। तो देखिए उसका साला है, झुरी का साला का नाम है गया। ठीक है, गया जो है उसको अपना घर ले जा रहा है। अब वो घर ले जाने में ही उसको दांतों पसीना आ गया, मतलब कि भैया थक हार के एकदम एक हो गया। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते। ठीक है, पगहिया पकड़कर आगे खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते। मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारा सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मतलब अगर उन लोग के पास जुबान होता तो वो पूछते किससे, झुरी से, जो अपना उसका मालिक है, झुरी से पूछते कि बताओ भैया हमने तुम्हारी सेवा करने में क्या कमी छोड़ रखी थी जो तुम हमें इस तरह से बेच दे रहे हो या हमें तुम इस तरह से भगा दे रहे हो। ठीक है, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अगर इतनी मेहनत से काम नहीं चल रहा था तो काम ले लेते, मतलब और काम ले लेते और मेहनत करा लेते हमसे। तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया? उन लोग को लग रहा था कि मालिक ने हमें इसके हाथों बेच दिया है, इसीलिए वो अपने आप में बोल रहे थे कि भैया हमने आपके सेवा में क्या कसर छोड़ दिया था जो आपने हमको इसके हाथों बेच दिया। हम तो भैया आपके जो भी आप हमको देते थे खाने पीने के लिए हम खा लेते थे, कभी हमने शिकायत नहीं किया। अगर आपको हमसे और काम कराना था तो और करा लेते, इतना काम नहीं चल रहा था तो आपने ऐसा क्यों किया? ये अपने आप में वो लोग बोल रहे थे। उसके बाद संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए, नाद बोले तो खाने वाला, ऐसे करके एक जगह होता है ना, यहाँ पे बैल यहाँ पे खाते हैं अपना गर्दन डाल के, तो ऐसे नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह नहीं डाला। मतलब भैया वो लोग गुस्साल है अपना मालिक से, बोले ना हम ना खेवो। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझा था वह आज उनसे छूट गया। वो तो समझ रहे थे कि भैया झुरी जो है वो लोग का मालिक है, उसी का घर में हमेशा रहेगा, वो छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। दोनों ने हीरा मोती दोनों ने अपनी मूक भाषा में एक दूसरे से सलाह की। एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, क्या हुआ? जब गांव में सोता पड़ गया मतलब कि सब कोई सूत गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब कि जो पगहे बोले तो जो रस्सी से बांधा गया था वो रस्सी को तोड़ दिया और अपने घर की ओर चल दिए। पगहे मजबूत थे, अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दुगनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई। मतलब इतना पावर इन लोग में आ गया था कि अभी लोग को घर जाना ही था, तो इन लोगों ने सीधे तोड़ दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये रस्सी जो इतना मोटा है कोई बैल तोड़ देगा, लेकिन इन लोग ने तोड़ दिया और फिर उड़ गए। झुरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। मतलब उसका घर आ गया। भैया झुरी सोच रहा होगा कि यार ये लोग को तो अपने साला के साथ मैंने भेजा था, ये वापस आ गए। ठीक है, फिर दोनों की गर्दनों में आधा आधा गनाव लटक रहा था। ठीक है, घुटने तक पाँव कीचड़ से भरे हुए थे। मतलब खेत कूद काद के आए होंगे ना दौड़ के, तो कीचड़ उचड़ उन लोग पैर में फंस गया था। ठीक, फिर उन लोग को
झुरी बेलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, मतलब खुश हो गया भाई वो। झुरी जब दोनों बेलों को देखा तो गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था, तो दोनों को प्यार करने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। मतलब ऐसा अभूतपूर्व, मतलब पहले ऐसा हुआ था लेकिन ये बढ़िया था, अच्छा लग रहा था कि हाँ बच्चे लोग भी देख रहे थे कि ये देखिए बैल जो है अपने मालिक के पास वापस आ गए। वो लोग ताली बजा के इसका स्वागत कर रहे थे। बाल सभा ने निश्चय किया, मतलब बच्चों के जो गुट था उन लोगों ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों के अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, सब कोई लाके बैलों को खिला रहा था। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से तो अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे जन्म से आदमी है। क्या है? वो जन्म के आदमी है, वे बैल नहीं है। इसका प्रतिवाद करने का किसी में साहस नहीं था। प्रतिवाद मतलब कि विरोध, मतलब कि वो दोनों का विरोध करने का किसी में साहस नहीं था, और वो दोनों सब लोग मिलके बैल के साथ खेलने लगे। फिर क्या हुआ जो होना था। क्या हुआ कि झुरी की स्त्री मतलब झुरी की पत्नी जो है बैलों को देखकर जब बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं, एक ही दिन में काम ना किया, एक दिन वहाँ काम ना किया, भाग खड़े हुए। अब बैल को डांटने लगी, कैसा नमक हराम बैल है भाई, ये एक भी दिन काम नहीं किया मेरा बाप के घर में, मतलब मेरे मायके में मेरा भाई लेके गया था, वहाँ पे काम नहीं किया, अरे लोग भाग के आ गए। गुस्सा हो गई। ठीक है, तो झुरी अपने बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका। नमक हराम क्यों है? ये नमक हराम नहीं है। चारा दाना कुछ ना दिया होगा तो क्या करते हैं? झुरी बोलता अपनी पत्नी से कि नमक हराम क्यों है? चारा दाना नहीं दिया होगा इसीलिए तो ये लोग आ गए, क्या करते? स्त्री ने रोब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला कर रखते हैं। तो उसकी बीवी जो बोलती है झुरी से कि तुम ही तो हो एगो जो खिलाना पिलाना जानते हो, बाकी सब तो पानी पिला के रखते हैं। झुरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? अगर चारा मिलता तो क्यों भागते? नहीं मिला होगा। स्त्री जो है चिढ़ गई। भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। मतलब भागे इसलिए कि वे तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, मतलब उसके भाई लोग जो हैं जो लेके गए थे वो लोग तुम्हारे जैसे बैलों को सहलाते नहीं हैं। ठीक है, खिलाते हैं, रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, मतलब कि खिलाते हैं और रगड़ कर जोतते हैं, मतलब कि एकदम बढ़िया से मजदूरी करवाता है। तो ये दोनों ठहरे कामचोर, ये तो दोनों कामचोर हैं, भाग निकले। अब देखो कहाँ से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाए चाहे मरे। अब उसकी बीवी बोल दी, अब देखते हैं हम कौन इसको खाना देता है, सूखी भूसी देंगे खाली हम इसको, ये लोग कामचोर हो गया है, मेरा मायके से भाग के आ गया है। ऐसे वही हुआ। मजूर की बड़ी ताकीद कर दी गई। देखो मजूर जो है वहाँ पे काम कर रहा था, मतलब खाना पीना जो चारा डालता है वो है मजूर। तो उसको बड़ी ताकीद, मतलब कि जब उसके साथ बहुत ज़्यादा ये उसकी बीवी ने उसको डांट दिया, मतलब कि देखो ऐसे बात है, सिर्फ उसको भूसी देना है। ठीक है, तो बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। पहले तो भैया बढ़िया बढ़िया मिलता था, अभी तो फीका फीका लग रहा है, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस। क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, देखने लगे कि भैया और कुछ मिलेगा हम लोग को द्वार की तरफ। झुरी ने मजूर से कहा, मजूर जो आदमी है खाना पीना दे रहा बैलों को, झुरी ने कहा कि थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता, तो मालकिन मुझे मार डालेगी। तो जो मजूर है वो बोलता है कि मालकिन मुझे मार डालेगी, तो चुरा कर डाल दो। तो ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे, मतलब कि भैया अभी तो तुम हमको बोल रहे हो कि चुरा के डाल दो, लेकिन बाद में तुम बदल जाओगे, अपनी बीवी के साइड से ही बोलोगे, ये बोलता है। फिर दूसरे दिन झुरी का साला फिर आया, मतलब जो लेके गया था वो साला फिर से वापस लौट के आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता, मतलब पहले तो ऐसे लेके गया था, अब क्या हुआ, उसको दोनों को गाड़ी में जोत दिया। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क
की खाई में गिराना चाहे। मोती मोती थोड़ा सा शरारत है, ठीक है, मोती शरारती है, तो वो सड़क को क्या, मतलब गाड़ी को क्या है, सड़क के जो खाई है वहाँ पे गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। संध्या समय पर घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा। अब क्या हुआ, मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मज़ा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया कि भैया कल तुम भाग गए थे ना, आज रुको बढ़िया से बांधते हैं। अपने दोनों बेलों को खली चूनी सब कुछ दिया। तो भैया जो उसका साला है गया, गया के पास और भी बेल थे, तो अपने दोनों बेलों को अच्छा खाना दिया, उसको खली चूनी सब दिया, लेकिन इसको सिर्फ भूसा दिया, ठीक है, सूखा भूसा। दोनों बेलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था कि भैया दोनों को लग रहा था भैया ये तो हमारा अपमान है, देखो हमारे सामने वो लोग खा रहे हैं और हमको नहीं मिल रहा है। झुरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था, मतलब उनको मारता भी नहीं था, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था, इतना प्यार करता था। उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला क्या, सूखा भूसा। मतलब मार पीट सब मिला, लेकिन खाने को भी मिल रहा है क्या, सूखा भूसा। नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। नाद बोले जो खाने वाला जो है, उसके तरफ आंख उठा के भी लोग ने नहीं देखा। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता। दूसरे दिन गया ने बेलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा रखी थी। मतलब भैया चल ही नहीं रहा था ये लोग। वह मारते मारते थक गया। गया जो है इन लोग को मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए, जो हीरा है उसके नाक पर ये डंडे से मारने लगा, तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। तो भैया मोती गुस्सा आ गया, क्या हुआ, हल लेकर भागा। तो हल लेके ये भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। ये हल लेके दौड़ दिया तो सब कुछ टूट टाट के बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियाँ ना होती तो दोनों पटकाई में आ जाते, कि अगर रस्सी ना होता तो दोनों पटका जाता, ठीक है। ऐसे हीरा ने मूक भाषा में कहा। अब हीरा ने मूक भाषा में कहा कि भागना व्यर्थ है, कि भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। क्या कि हीरा को तो नाक पे मार रहा था ना, तो इसीलिए बोला कि भाई तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। तो फिर हीरा बोलता है कि भैया अब देखो और मार पड़ेगा, पढ़ने दो। मोती बोलता है पढ़ने दो, बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। गाय दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। देखो गाय नहीं, सॉरी, गया जो है दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है, दोनों के हाथ में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मज़ा मैं भी। तो बोला कि मोती बोलता है कि कहो तो मैं भी कुछ मज़ा दिखा दूं। तो फिर लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। मतलब मोती बोलता है कि अगर मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा, ठीक है। तो बोलता नहीं, हीरा बोलता है, हीरा जो समझदार है, हीरा बोलता है हमारी जाति का यह धर्म नहीं है, ठीक है। तो मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। मोती जो है दिल में ऐंठ कर रह गया। उसके बाद फिर गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। भैया ऐसा हुआ, मतलब अच्छा हुआ कि उसने मारपीट नहीं किया, नहीं तो मोती जो था वो गुस्से में था, वो भी उल्टा इसको पलट पड़ता, ठीक है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना चाहिए। मतलब उसके जो और आदमी लोग आए थे वो समझ गए कि भैया अभी डेंजर है, अभी इसको हाथों मत लगाओ, मारो नहीं, ठीक है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। तो एक छोटी सी बच्ची, ये दिख रही है, ये छोटी सी बच्ची निकली और दोनों के मुंह में देके चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। मतलब कि देखो, एक प्यार से कोई खिला दे ना थोड़ा सा ही, तो थोड़ा सा मन भर जाता है। तो ये लोग का भी मन भर गया, पेट तो नहीं भरा लेकिन हृदय भर गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। तो ये लोग सोचने लगे भैया यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की थी, उसकी माँ मर चुकी थी और सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। तो उस लड़की का पिता का नाम भैरव था और उसकी माँ मर गई थी, उसकी सौतेली माँ उस लड़की को भी मारती रहती थी।
इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई, मतलब कि थोड़ा सा स्नेह हो गया उसके साथ, बैलों के साथ, लड़की भी। ठीक है। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी दे देती थी। मतलब कि वो लड़की जो है इन लोग को 2 रोटी खिला जाती थी हर शाम को। उसके बाद प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। मतलब विद्रोह भर गया था कि भैया एकदम गुस्सा भर गया था कि ये साले को तो मैं कूट दूंगा, जो गया था उसको। क्योंकि भाई दिन भर पूरा जोतता था, डंडा से मारता था, रात में उन लोग को वही सूखा भूसा दे देता था। फिर वो लड़की जो थी, वो बच्ची, वो लोग को खिलाती थी, तो वही उसमें ही उसका मन थोड़ा सा भर जाया करता था। एक दिन मोती ने बोक भाषा में कहा, मोती ने कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, हीरा अब तो मैं सह नहीं सकता, ऐसे बोला। तो फिर हीरा ने कहा, क्या करना चाहते हो? तो फिर मोती बोलता है, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूँ, एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा। तो लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमारी रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। तो भैया बोल रहा है कि एक आध उसको उठा कर फेंक देगा तो वो मर जाएगा। अब उसी की लड़की है ये, अब ये बेचारी अनाथ हो जाएगी, हम लोग को तो ये रोटी भी खिलाती है। तो फिर बोलता है कि भैया तो मालकिन को फेंक दूँ, वही तो उस लड़की को मारती है। तो फिर हीरा बोलता है कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। तो फिर बोलता है, तुम तो किसी तरह से निकलने नहीं देते। मोती बोलता है कि तुम तो यार किसी तरह से निकलने नहीं देते, बताओ तोड़ा कर भाग चलें। फिर बोलता है, चलो तोड़ा कर भागे, मतलब कि तोड़ कर भाग चलें। तो फिर बोलता है, हाँ यह मैं स्वीकार करता। फिर हीरा बोलता है कि हाँ यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? फिर बोलता है, भैया इतने मोटी रस्सी जो है कैसे टूटेगी? तो इसका एक उपाय है। मोती बोलता है, इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। ठीक है। तो फिर ये लोग क्या हुआ कि रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियाँ चबाने लगे। क्या हुआ, दोनों जो लोग जो है रस्सी चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। मतलब वैसे ही घर का द्वार खुला और वो लड़की बाहर निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछ खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ। तो वो लड़की बोलती कि मैं खोल देती हूँ, ठीक है, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ तुम लोग तुम्हें मार डालेंगे। मतलब कि यहाँ पे वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दिया जाए। तो लड़की सुनी होगी कि उसका घर में बात हो रहा होगा कि इन दोनों बेलों के नाकों में नाथ डाल दिया जाए, मतलब नाथ डाल दिया जाता है बेलों के नाकों में। ठीक है, जैसे देखा होगा कि नाक में रस्सी घुसा के बांध दिया जाता है, उसको बोलते हैं नाथ डाल देना। ठीक है, तो लड़की सोच रही थी कि इन लोगों के साथ बहुत ज़्यादा जास्ती हो जाएगा, इसलिए वो भी बोली कि तुम लोग भाग जाओ। फिर उसने गराव खोल दिया, जो रस्सी है उसको खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। लेकिन दोनों भाग नहीं रहे थे, दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपने भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? मोती ने हीरा से पूछा कि अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। तो भाई हीरा बोला कि हीरा समझदार है ना, तो वो बोलता है कि देखो हम लोग भाग तो जाएंगे, लेकिन सारा दोष इस लड़की पे आ जाएगा और सबको इसी को भी ताना देने लगेगा, इसको मारने पीटने लगेगा। वैसे ही बालिका चिल्लाई, वो लड़की चिल्लाई। दोनों फूफा वाले बेल भाग जा रहे हैं। तो देखो वो झुरी जो हो उसका फूफा लगते हैं, तो बोले कि दोनों फूफा वाले बेल जो है भागे जा रहे हैं। ओ दादा दोनों बेल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। तो भाई वो खोल भी दी ये लड़की, और मतलब नाटक की भाई उसको भी वो फंसना ना पड़े, इसलिए वो चिल्लाई और बोलने लगी, देखो दोनों फूफा वाले बेल जो है भागे जा रहे हैं, ओ दादा आओ जल्दी पकड़ो। फिर गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला, जो गया है वो हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया, वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी
साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। मतलब जो रास्ता है वो भी भटक गया, वो लोग मार्ग पता नहीं है, आगे चल गया। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। जब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, तो फिर वो लोग, रास्ता भी भटक गया था कि भैया हम लोग भागते भागते पता नहीं चला किधर चल गया। फिर हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। अब तो लग रहा है कि रास्ता भूल गए। तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। बोलता है तुम भी बेतहासा भागे, उसे वहाँ पे मार देना था भाई। फिर उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती। हीरा बोलता है कि अगर उसे मार देते तो दुनिया क्या कहती। वह अपना धर्म छोड़ दिए, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े। बेलों का धर्म है, अपना क्यों छोड़े हम। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे, दोनों को भूख लगा था। खेत में मटर खड़ी थी। अब इन लोग को मिल गया मटर, ठीक है, मटर का खेत, ठीक है ना। तो फिर चरने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे और कहीं आता तो नहीं ये देख लेते थे। जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया। और मस्त होकर उछल कूद करने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह एक खाई में गिर गया। तो भैया हीरा नहीं मार रहा था पहले, खाई में गिर गया। तब उसे भी, तो हीरा को भी क्रोध आ गया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। तो फिर जब लगा कि भैया अब झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वो पीछे हट गया, मतलब अब लड़ाई बंद कर दिया। अब क्या हुआ, अरे यह क्या, कोई सांड डॉक्ता चला रहा है। अब देखो एक सांड आया बड़ा सा, बोलता है हाँ सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरी हाथी है, मतलब सांड जो है पूरा एकदम हाथी जैसा है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है। दोनों बात कर रहे हैं कि भैया अगर उससे भिड़ेंगे तो हाथ धोना है जान से, लेकिन ना भिड़ने पर तो जान बचती नहीं नज़र आ रही। अगर नहीं भी भिड़ेंगे तो भी जान नहीं बचेगी, वो तो ले लेगा आज। फिर इन्हीं की तरफ आ रहा है, कितनी भयंकर सूरत है। मोती ने मूक भाषा में कहा बुरे फंसे, जान बचेगी तो कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड से भूला हुआ है। जो सांड है वो अपने घमंड में है, आरजू विनती ना सुनेगा, कुछ भी हम लोग बोलेंगे तो नहीं सुनेगा। भाग क्यों नहीं चले। तो मोती बोलता है भाग क्यों नहीं चले। तो फिर हीरा बोलता है भागना जो है कायरता है, तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 तो 11 होता है। तो बोलता है कि भैया तुम यहीं मरो। तो फिर हम निकलते हैं और जो दौड़ाए, तो फिर क्या उपाय सोचो जल्दी। अगर तुम भी दौड़ोगे तो वो भी दौड़ाएगा, अगर तुम जब दौड़ाएगा तो फिर क्या उपाय है, सोचो जल्दी। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। हीरा बोलता है कि भैया उपाय यही है कि उस पर जो है दोनों लोग जो है हम लोग एक साथ चोट करेंगे, एक साथ मारेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। मेरी और चपेट, तुम बगल से उसे पेट में सींग घुसेड़ देना। जब जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। तो भैया अब हम लोग दोनों एक दूसरे से मारेंगे। जब हम आगे से मारेंगे तो तुम पीछे से मारना, फिर हम जब उसको रगेदेंगे तो तुम उसके पेट में सींग घुसा देना। ऐसे करके वो लोग बना लिया प्लान। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा नहीं था, मतलब कि वो अकेले से लड़ता था, लेकिन यहाँ तो मिल गए 2 संगठित लोग। तो फिर वह तो एक शत्रु से मल्लयुद्ध करने का ये आदी था, मतलब वह एक शत्रु से लड़ने का आदत था उसको। ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके लड़े। सांड क्या चाहता था कि दोनों को एक एक करके गिरा ले, पर ये दोनों तो उस्ताद थे, उसे यह अवसर न देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला तो कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। भैया आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। भैया अब जो है ये लोग जीत गए। दोनों ने एक साथ मिलकर देखो लड़ा तो ये लोग दोनों जीत गए। दोनों मित्र ने विजय के नशे में झूमते चले
चले जाते थे। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता है कि बच्चा को मार ही डालूं। फिर हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी का पर सींग चलाना नहीं चाहिए। ठीक है, यह सब ढोंग है, बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। फिर हीरा बोलता है, अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, पहले कुछ खा लें तो सोचें। फिर बोलता है कि भैया भूख लग गया है, बहुत लड़ लिए, पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। फिर सामने मटर का खेत था। सामने क्या था? फिर मटर का खेत है। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लाठियां लेकर दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ पर धंसने लगे, ना भाग सका, पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा। जब देखा कि हीरा भैया उसका साथी जो है संकट में है तो वो लौट गया। अगर वो चाहता तो भाग जाता, लेकिन लौट पड़ा। फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। मतलब एक जगह जो बैल को पकड़ के बांध देने वाला जगह होता है, जहाँ पे जो किसी और के गाय बैल आ जाते हैं, तो वो लोग दोनों को पकड़ के, अगर खाया तुम्हारा चारा वारा खा गया, तुम्हारा खेती खा गया, तो उसको पकड़ के एक जगह बंद कर दिया जाता है। मतलब कि जेल है बैलों के लिए, कांजी हाउस। ठीक है, वहाँ पे उन लोग को बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा सबीका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी नहीं मिला। मतलब सारा दिन बीत गया और उन लोगों को कुछ भी खाने को नहीं मिला। समझ ही में नहीं आता था यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया भी फिर अच्छा था। मतलब भैया आप सोच रहा है कि लोग, भैया ये कैसा आदमी है, तो खाना भी नहीं दे रहा, इससे बढ़िया तो गया था, चलो कम से कम मारता उड़ता था लेकिन खाना तो दे ही देता था शाम को। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े थे, कई गधे थे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा देकर आता ना दिखा। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। इससे क्या तृप्ति होती। तो देखो ये लोग क्या भैया आशा लगा के सारा दिन देखते रहा कि भैया अब आएगा अब आएगा। वहाँ पे उन लोग के अलावा बहुत सारी भैंसें बंधी थी, बकरियाँ बंधी थी, घोड़े गधे सब बंधे हुए थे। जो जो भी चारा खा रहा था उन लोग को पकड़ पकड़ के वहाँ पे डाल दिया जा रहा था। किसी को भी खाना नहीं दिया गया था, सब एकदम थक गए थे, सूख गए थे। रात को भी जब कुछ भोजन नहीं मिला, तो देखो रात को भी कुछ भोजन नहीं मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह का ज्वाला धक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता। तो बोला कि भैया अब तो रहा नहीं जाता। मोती ने सिर टकराए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। तो भाई मोती बोलता है कि भैया अब हम तो लग रहा है जान उन निकलेगा, अब हिम्मत नहीं है। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। तो भाई यहाँ से निकालने का कोई उपाय निकालना चाहिए, तो आओ दीवार तोड़ते हैं। हीरा बोलता है आओ दीवार तोड़ते हैं। तो मोती बोलता है भैया मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, तो बस इसी बूते पर अकड़ते थे। तो हीरा बोलता है भैया बस हो गया, निकल गया हवा टाइट, इसी से तुम अकड़ते थे। तो फिर बोलता है सारी अकड़ निकल गई। मोती बोलता है सारी अकड़ निकल गई। बड़े बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, उसने अपने नुकीले सींगों से गड़ा दिया उसमें दीवार में। जैसे यहाँ दिख रहा है ये इमेज, हाँ इसमें ऐसे गड़ा दिया और दीवार को तोड़ने लगा, दौड़ दिया और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका सांस बढ़ गया। जैसे एक टुकड़ा निकला टूटा तो उसको लगा भैया अब तो हम तोड़ सकते हैं। उसने दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का यह उजड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद दिए। तो हीरा के ऊपर तंदना के पीट दिया, कूट दिया, फिर मोटी सी रस्सी से बांध दिया। फिर उसको क्या हुआ, मोटी सी रस्सी से उसको बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। तो बोला कि उसको चिढ़ा रहा है कि देखो मिल गया ना, अभी तो तुम बड़ा दीवार तोड़ रहे थे, क्या मिला। तो फिर बोला है
बूते पर जोर तो मार दिया ना, मतलब भैया जितना हिम्मत था उतना तो कर लिया ना, तो फिर ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए, मतलब ऐसा काम है क्यों करना कि और दिक्कत हो जाए। जोर तो मारता ही जाऊंगा चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं, जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो बोलता है कि जान से हाथ धोना पड़ेगा जो भी करेगा तुम। फिर बोलता है कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद खुद जाती तो कितने जाने बच जाती। तो बोलता है कि भैया ऐसे भी बंधे बंधे तो मर ही जाएंगे बिना खाना पीना का, तो उससे बढ़िया तो दीवार अगर टूट जाता तो उसको खोद देते हम तो कितना जान बच जाता, इतना सारा लोग भैंस गाय घोड़ा सब है सब बच जाता। फिर बोलता है इतनी भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है, 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। फिर बोलता है हाँ यह बात तो है, सही बात बोल रहे हो तुम यार। अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। फिर अब मोती उठा, बोलता है चलो अब मैं भी लगाता हूँ, तुम तो मार खा गए, तुम तो रस्सी में बंध गए, चलो अब हम जोर लगाते हैं। तो मोती ने भी दीवार में उसे जगह सींग मारा, उसी जगह पे सींग मारा, थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर लगाने लगा मानो प्रतिद्वंदी से लड़ रहा। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गया, मतलब दीवार छोटा हो गया। फिर उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। अब क्या हुआ, आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, इसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। तो हीरा ने पूछा तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते गधे से। तो एक गधे ने कहा जो कहीं फिर पकड़ लिए गए तो, मतलब भैया अगर हम भाग गए फिर पकड़ लिए जाएंगे तो बोलता है क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर मिल रहा है ना। तो फिर बोलता है गधा कि हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे, हम नहीं भागेंगे। तो आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात से ज़्यादा हो गया था। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे। तो मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था, वह हार गया। तो हीरा ने बोला कि भैया तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। तो हीरा मोती को बोलता है कि तुम चल जाओ, मेरा रस्सी तो यहाँ टूटेगा नहीं, तो तुम कभी और भेंट होगा तो अच्छी बात है। तो मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा, हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊंगा। तो हीरा ने कहा बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। तो हीरा बोलता है कि भैया तुम चल जाओ, नहीं तो सबको पता चल जाएगा कि तुम ही ये दीवार गिलाया है और बहुत मार मिलेगा। तो मोती गर्व से बोला जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा है, जो चीज़ करने के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, सब तो आशीर्वाद देंगे, मतलब जो 9-10 प्राणी है उन लोग का जान तो बच ही गया ना, अब मर भी जाएंगे तो सब लोग आशीर्वाद देंगे वो लोग हमको। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाल दिया, ठीक है, और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों ने कैसी खलबली मची, इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि सोच रहे हो सब जानवर भाग गया 8-10 गो, ये लोग खाली दोनों हैं, तो सब जैसे उठा देखा कि भैया ये तो कांड हो गया है, सब भाग गया तो खलबली मच गई। और वो बोल रहा है ये सब लिखने का ज़रूरत है नहीं, तुम लोग समझ सकते हो, ठीक है। इतना काफ़ी कि मोती की खूब मरम्मत हुई, मोती को खूब कूटा गया। फिर 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहाँ बंधे पड़े रहे। तो भैया 1 सप्ताह तक वो दोनों मित्र वहाँ पे बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा ना जाता था, ठठरी निकल गई थी, मतलब हड्डी दिखने लगा था भाई। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी मतलब कि भैया वहाँ पे अब नीलामी के लिए स्टार्ट हो गया, नीलामी के लिए बेचने के लिए आदमी लोग आने लगे। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। अब दोनों मित्र निकाल के उन लोग की देखभाल होने लगी। आकर उसकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। सब लोग आके देखते थे कि भैया देख के बोलते कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदार होगा। सहसा एक दाढ़ी वाला आदमी
जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोदकर मुंशी जी से बात करने लगा। तो जो मुंशी है वहाँ का, उनसे बात करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीतर के नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। भैया फालतू का भाग गए हम लोग गया के घर से, अब हम लोग तो बचने वाले नहीं हैं। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों नहीं दया आती। तो मतलब भगवान के लिए हमारा मरना जीने दोनों बराबर है। तो बोलता है भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छी है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचा लिया था, अब ना बचेंगे, मतलब अब हम लोग नहीं बचेंगे। यह आदमी छुरी लगाएगा, देख लेना। बोलता है यह आदमी छुरी लगाएगा, मतलब मारेगा, देख लेना। तो बोलता है तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग हड्डी या सभी किसी न किसी के काम आ जाएगी। फिर नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले गए। तो जब नीलामी हो गया, जब बिक गया सब, तो वो दोनों मित्र क्या हुआ, दढ़ियल के साथ चले गए। दोनों की बोटी बोटी काँप रही थी, मतलब कि दोनों का बोटी बोटी काँप रहा था। बेचारे पाँव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जा रहे थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। मतलब जो आदमी था वो लेके जा रहा था, अगर ये बैल लोग जो है थोड़ा सा भी नहीं चलता था तो ये लोग पे डंडा से मारने लगता था। फिर राह में गायों बैलों का एक रेवड़ हरे भरे चरता नज़र आ रहा था। मतलब कि और भी जाते जाते समय रास्ता में ये लोग देख रहा था कि भैया यहाँ पे गाय और बैल लोग खा पी रहा है मज़े से, एकदम हरा भरा एकदम घास खा रहा है। फिर सभी जानवर प्रसन्न थे। तो वो लोग जानवर जो थे खा रहे थे, वो लोग प्रसन्न थे। चिकने चप्पल कोई उछलता था, कोई आनंद में बैठा पागुर करता था। कितने सुखी जीवन, तो वो लोग बोले कितने सुखी जीवन इनका था। पर कितने स्वार्थी हैं सब, किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बाधिक के हाथ में कैसे पड़े हुए हैं। तो ये लोग बोल रहा है कि भैया देखो वो लोग कितना बढ़िया से खा रहा है, वो लोग कितना स्वार्थी है, हम लोग को देख नहीं रहा है, हम लोग को ये कैसा आदमी हम लोग को पकड़ के ले जा रहा है। फिर सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। उसको लगा कि भैया ये तो देखा सुना लग रहा है भाई, कहीं देखे लग रहा है। फिर हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। फिर प्रतिक्षण उसने चाल तेज होने लगी। अब जैसे जैसे लगा कि भैया ये तो हमको देखा लग रहा है, कुछ देखेला लग रहा है, तो उन लोग का चाल तेज होने लगा। फिर बोलते भारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। यह लो अपना ही हार आ गया। मतलब कि उन लोग का जहाँ वो लोग रहता था वो लोग आ गया। बोले देखा भैया ये देखो, ये तो साला वही जगह है भाई, हम लोग जहाँ रहते थे। फिर बोलता है पर हम पूर चलाने आए करते थे, मतलब कि यहाँ पे हम लोग चलते थे यहाँ पे। फिर बोलता है मोती ने कहा हमारा घर नज़दीक ही आ गया है, मतलब हमारा घर सामने ही है। फिर बोलता है हीरा बोला भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। मोती बोलता है मैं तो अब घर भागता हूँ, यह जाने देगा। फिर बोलता है हीरा यह जाने देगा, मैं मार गिराता हूँ। बोलता है ये आदमी को मैं मार गिराता हूँ। फिर हीरा बोलता है नहीं दौड़कर थान पर चलो। तो बोलता है चलो दौड़ के हम लोग चलते हैं अपना जगह, फिर वहाँ से हम आगे न जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेल करते हुए घर की ओर दौड़े, वह हमारा थान है। फिर दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दढ़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता है। झुरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। जो झुरी था उन लोग का मालिक, वहाँ पे धूप खा रहा था। बेलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे, तो ये दोनों जो है रोने लगे। फिर एक झुरी का हाथ चाट रहा था। दढ़ियल ने जाकर बेलों की रस्सियाँ पकड़ ली। झुरी ने कहा मेरे बेल हैं, तुम्हारे बेल फिर बोलता है तुम्हारे बेल कैसे, मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आया हूँ, मतलब इसको खरीद के लाया हूँ। तो मैं तो समझता हूँ चुराए लिए आए हो। तो भाई झुरी बोलता है कि मुझे तो लग रहा है कि चुरा के लेके आए हो।
चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। मतलब कोई हक नहीं किसी को मेरा बैल नीलाम करने का, ये तो मेरा बैल है। फिर जाकर थाने में रपट कर दूंगा। फिर वो आदमी बोलता है कि भैया जाकर मैं थाने में रपट कर दूंगा। तो फिर बोलता है मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं, ये दोनों मेरे पास खड़े हैं, इसलिए ये मेरे बैल हैं, जाओ जो करना है कर दो। फिर दड़ियल जो है वो चिल्लाकर बोला, ज़बरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। फिर उसी वक्त मोती ने सींग चलाया, दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया, दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। ठीक है, तो भैया उसको खदेड़ दिया। ठीक है, फिर वो चला गया। फिर गांव के लोग तमाशा देखते और हंसते थे। जब दड़ियल हारकर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौट आया। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि तुम्हें गुस्से में आकर मार ना डालो। तो हीरा बोलता है कि भैया मुझे तो डर लग रहा था कि तुम कहीं गुस्से में आकर उसको मार ना डालो। फिर बोलता है अब ना आएगा, अब जो है अब नहीं आएगा तो दूर से ही खबर लूँगा, देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, ठीक है, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। बोलता है कि भैया जब गोली मरवा दे मर जाएंगे, लेकिन उसके काम नहीं आएंगे। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। ज़रा देर में नादों में खाली भूसा चोकर दाना भर गया, मतलब जो झुरी है वो सबको खाना दे रहा है। फिर दोनों मित्र खाने लगे। झुरी खड़ा दोनों सहलाता रहा और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था, मतलब सब खुश हो गए। फिर उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिए। तो भैया ये था आप सबका कहानी, दो बैलों की कथा। और आप सबकी कहानी ख़त्म होती है। तो एक बार हम लोग इसका फिर से देख लेते हैं। तो आँख बंद करो, सबसे पहले आँख बंद करो और सुनो चुपचाप से। क्या सुनो? सुनना ये है कि मैं भी आँख बंद कर लेता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आँख बंद करो। हमारा पहला चैप्टर है दो बैलों की कथा। दो बैलों की कथा, इसको लिखा किसने है? मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। और प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में, ठीक है। कब हुआ था? 1880 में, ठीक है। और इसका नाम क्या था? धनपत राय, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद ये कथा जो दो बैलों की कथा, दो बैलों के बारे में है। एक तो है हीरा, एक है मोती। उसका मालिक का नाम क्या था? झुरी, ठीक है। वो झुरी दोनों बैलों से बहुत प्यार करता था। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों बैलों को अपना साले के साथ भेज रहा था। दोनों बैलों के लगा कि भैया हमारे मालिक ने हमें बेच दिया, ठीक। तो वो लोग को पता नहीं था कि ये इसका साला है, तो उसके साथ भेज रहा है। उसका साला का नाम था गया। तो फिर किसी तरह दोनों बैलों को ले गया अपना घर में। फिर ये दोनों बैल जो उसके घर से भाग के वापस आ गए ये झुरी के घर। फिर इसकी बीवी ने इसको ताना मारा। फिर दूसरा दिन इसका जो साला गया जो वापस आता है और ये लोग को गाड़ी में जोत के ले जाता है। फिर वहाँ ले जाके ये लोग को मारता पीटता है, जोतता है और फिर सूखा भूसा खाना देता है। वहाँ एक लड़की होती है, वो लड़की दोनों को आके रोटी खिलाती है। तो ये दोनों के साथ अच्छा से रहती है। ये लोग को भी उससे लगा हो जाता है। फिर एक दिन ये लोग मन बनाता है कि हमें भाग जाना चाहिए। तो इसको भागने में लड़की जो है इसकी मदद करती है। रस्सी को लड़की खोल देती है और फिर जानबूझ के चिल्लाती है कि देखो ये लोग भाग गए। फिर ये लोग भाग के जब आता है तो फिर ये लोग चना जो क्या बोलते हैं मटर का पहले भोजन करता है। फिर खाने के बाद फिर एक सांड आता है। फिर सांड से ही दोनों लड़ता है। फिर लड़ने के बाद फिर ये लोग जाता है तो फिर खाता है। हीरा बोलता है कि नहीं खाना है। मोती फिर खाने के लिए घुस जाता है। तो वहाँ पे दो आदमी आके मोती को पकड़ लेते हैं। तो हीरा भी आ जाता है और हीरा को भी पकड़ लेते हैं। पकड़ के कांजी होश में डाल देते हैं। फिर वहाँ पे बहुत सारी जानवर और पहले से बंधी होती है, जैसे भैंस हो गए, घोड़े हो गए और गधे हो गए, बकरियाँ हो गई, इसे बंधे होते हैं। फिर वहाँ पे ये लोग बहुत दिन तक रहते हैं। खाना वाना नहीं दिया जाता, ये लोग दुबले पतले हो जाते हैं। और फिर ये लोग एक दीवार को, जो कांजी उसका दीवार होता है, उसको तोड़ के पहले हीरा तोड़ता है। फिर कुछ तोड़ने के बाद फिर आ जाता है वो चौकीदार। फिर मार पीट के इसको रस्सी से बांध के रख देता है। फिर मोती फिर उठ के और दीवार तोड़ता है और फिर सभी जानवरों को भगा देता है। फिर ये दोनों को एक दिन नीलामी होता है और नीलामी में एक आदमी जो दड़ियल आदमी होता है ये दोनों को पकड़ के ले जाता है, ठीक है। तो जब ले जा रहा होता है तो ये लोग को पता चलता है कि भैया ये तो हमारा रास्ता है, हमारा घर। ये लोग जैसे पहचान जाता है अपना घर, तो ये लोग फिर दौड़ के अपने मालिक के पास, झुरी के पास चल जाता है।
और फिर वहाँ पे ये लोग रह जाता है और ये लोग फिर खाना वाना खाता है, मस्त हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आप सबकी दो बेलों की कथा। और कैसी लगी आप सबको दो बेलों की कथा हमसे पढ़ के, और समझ में आया या नहीं आया? और अपना जो है कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट, और जो भी राय देना चाहते हो दे सकते हो। और तुम लोगों को क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक पढ़ना है पहले, जो तुम लोगों को डिफ़िकल्ट लगता है वो कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसका क्वेश्चन आंसर का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, बहुत सारा चेंज हो गया। इसमें अलग अलग टाइप से पूछ रहा है। पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, उसका आंसर लिखने होते थे, लेकिन अभी जो है आप सबका क्या है, क्योंकि 9th क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें ऑप्शन वाला ही क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आंसर लिखना नहीं है। ठीक, तो इसीलिए उतना टेंशन नहीं लेना है। बस एक बार आपने स्टोरी समझ लिया तो आंसर क्वेश्चन आप खुद बना सकते हो। बाकी एक बार इस अगर क्वेश्चन आंसर मेरे से चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं आप सबको भी जिसका क्वेश्चन आंसर पूरा करवा दूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मज़े करो।